हेलो फ्रेंड्स, ये आपका घटना चक्र का संक्षिप्त सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है जिसमें आपका डेली हम टॉपिक वाइज कराते हैं। जो कि आपका प्राचीन भारतीय इतिहास हमारा चल रहा था और उसमें भी हमारा मगध का उत्कर्ष चल रहा था। क्या मगध राज्य का उत्कर्ष चल रहा था। और हमने फिर आपका भारत में विदेशी आक्रमण ये भी कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा गुप्त साम्राज्य। क्या रहेगा? गुप्त साम्राज्य। तो प्राचीन भारतीय काल में जो आपके गुप्त साम्राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी देख लेंगे। और ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे किसी भी स्टेट का किसी भी लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए। तो गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त वंश की जो संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश की जो संस्थापक थे वो आपके श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त थे। ठीक है, फिर है कि पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। जो पाटलिपुत्र है वो हमारे गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, इसी के बाद आगे आता है कि आगे है कि इस वंश का जो प्रथम महान शासक थे वो आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे और इनका जो शासन काल था वो 319 से 335 तक था। ठीक है, फिर है कि इन्होंने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी तथा लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, फिर है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने 1319 में गुप्त संवत प्रारंभ किया था। उसी के साथ इसके पश्चात उन्होंने गुप्त वंश का शासक बना था। यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बने थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आपके गुप्त वंश के शासक बने थे जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। और समुद्रगुप्त थे उन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था और समुद्रगुप्त को कविराज की भी उपाधि प्रदान की गई थी। इसी के साथ जो समुद्रगुप्त के जो संधि विग्रह यानी कि विदेश मंत्री राजकवि हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेर ने की थी। और हरिशेर किसके विदेश मंत्री थे? तो समुद्रगुप्त के थे। वही है कि समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी है वे चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनका जो शासन ये कब गद्दी पर बैठे थे? तो 375 में समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय 375 में अपनी गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, इसके बाद आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फायान नामक चीनी यात्री आए थे। तो क्वेश्चन आएगा कि फायान नामक चीनी यात्री किसके शासन काल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे। वहीं शकों को पराजित करके इनके विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी तथा चांदी के सिक्के चलवाए थे किसने? तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी कौन थे? तो कुमार गुप्त थे और इनका जो शासन काल था वो आपका 415 से 455 था। ठीक है, और फिर है कि कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम ने। वहीं आपके जो कुमार गुप्त प्रथम उनके उत्तराधिकारी आपके स्कंद गुप्त थे, जिनका शासनकाल 455 से 467 था। वहीं जो स्कंद गुप्त के समय हुड़ों का आक्रमण हुआ था, हुड़ों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो स्कंद गुप्त के समय हुआ था और इन्होंने गिरिनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुत्थान करवाया था। तो सुदर्शन झील का जो पुनरुत्थान था वो किसने करवाया था? तो स्कंद गुप्त ने करवाया था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। वहीं गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। देश, अवनी तथा भुक्ति भी इसे कहते थे। भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था। क्या कहते थे? उपरिक। ठीक है, अब ये आपके कुछ शासक और उनके अधिकारी हैं जो सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित है। तो उसमें आपके चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। अधिकारी किस कौन थे? तो पुष्यगुप्त थे। फिर अशोक के टाइम पे तुषारशस्प थे और वहीं रुद्रदामन के टाइमिंग पे सुख विशाख थे और स्कंदगुप्त के टाइम पर चक्रपालित थे। ये क्या थे? अधिकारी थे जिन्होंने जो सुदर्शन झील थी उसके निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित आपके अधिकारी थे। ठीक है, आगे है कि सीमांत प्रदेशों के शासक को गोप्ता कहा जाते थे। क्या कहते थे? गोप्ता कहते थे सीमांत प्रदेशों के शासक को। वहीं भुक्ति विषय में बटे हुए थे, जिसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। ठीक है, आगे है कि दंडपाशिक। तो जो दंडपाशिक थे ये पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम समूह को पेठ कहा जाता था। ग्राम समूह को क्या कहते थे? पेठ कहते थे।
वहीं गुप्त काल में सामान्यतः भू राजस्व की जो दर थी वो 1/6 थी। क्या थी? 1/6 थी, यानी कि 1 का छठा भाग था। वहीं सिंचाई हेतु अरघट या अरहट यानी कि घटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जिन्हें दीनार कहा जाता था। ठीक है, आगे है कि कायस्थ वर्ग का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपका याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ठीक है, फिर अशोषणम जो ओशनम जो स्मृति है में कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम जाति रूप से देखा गया है। उसी के साथ जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्म के धर्मानुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, और इनका जो राज्य चिन्ह था वो भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़, वो इनका राज्य चिन्ह था। वहीं देवगढ़ की जो दशावतार मंदिर का निर्माण है वो गुप्त काल में ही हुआ था। तो दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ है कि मंदिरों के निर्माण की कला का जो शुभारंभ यानी कि प्रारंभ हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई थी। साथ ही अजंता में गुफाओं की जो संख्या है 16, 17 और 19 वो गुप्त कालीन ही है। ठीक है, इसी के साथ है इसमें जो अजंता में जो गुफाएं हैं उनमें महात्मा बुद्ध के विभिन्न दृश्यों जैसे कि जन्म, उनका महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण आदि का चित्रण मिलता है। और अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म के महायान शाखा से भी संबंधित है। ठीक है, फिर आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास एवं प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरी निवास करते थे। उसी के साथ है कि आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे, उन्होंने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। तो सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम ये ग्रंथ किनके हैं? तो ये आर्यभट्ट के ग्रंथ है। ठीक है, वही है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? तो वो गुप्त काल को कहते हैं। ठीक है, फिर आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सबसे पहले किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने ही बताया था। अब गुप्त काल में जो आपके कौन कौन से मंदिर बने थे हम वो भी देख लेते हैं। विष्णु मंदिर आपका तिगवा जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर जो कि आपकी भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर ये नचना कुठार जो आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। दस अवतार मंदिर जो कि आपका देवगढ़ ललितपुर में है और ये आपका यूपी में है। शिव मंदिर एक और है, ये आपका खोग नागौद और मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही आपका भीतर गांव का मंदिर जो कि आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों द्वारा निर्मित है, ये आपका सिरपुर रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अब ये आपका आ जाता है दूसरा वंश है बकाटक वंश, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का हमारा गुप्त वंश गुप्त साम्राज्य कंप्लीट होता है। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और कल की वीडियो में आपका जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट उसमें आपका बकाटक वंश और वर्धन वंश इसको देखेंगे। और फिर इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो रहेगी आपकी दक्षिण भारत का इतिहास। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।